संजय राउत को जमानत मिली है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है उसको लताड़ भी पड़ी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। संजय राउत जो शिवसेना के नेता है और सामना के एडिटर है और राज्यसभा के सांसद हैं, उनको जमानत मिल गई है। वो रिहा हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं पूरे 102 दिन के बाद। ईडी ने उस पूरी बेल के खिलाफ अपील करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, लेकिन वहां से ईडी को लताड़ लगा दी गई कोर्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर है और ये बड़ा मामला भी है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ईडी के ऊपर कई तरह की टिप्पणी हाईकोर्ट के अंदर हुई। जो एनडीटीवी ने लिखा है कि संजय राउत 102 दिन बाद जेल से रिहा, पतराचौल घोटाले मामले में मिली जमानत। अब ये क्या कह रहे हैं जरा आप खुद सुन लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा मामला क्या है, किस तरह से ईडी को लताड़ लगाई गई है। और वो बात एक बार फिर से प्रमाणित हो गई है कि कैसे मोदी सरकार के अंदर सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से सरकारी एजेंसीज की फजीहत होती है। और ये मामला कोई मामूली नहीं है, क्योंकि हम सबसे बड़े ताकतवर लोकतंत्र के अंदर आते हैं और अगर वहां ये हो रहा है तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। जरा इस एनडीटीवी के खबर का अंशभाग देखिए और आप खुद समझिए कि मामला क्या है। देखिए, संजय राउत को जमानत मिली है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है उसको लताड़ भी पड़ी है, फटकार भी पड़ी है कोर्ट से। क्या है पूरा मामला, आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहले तो संजय राउत जेल से रिहा हुए, आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत हुआ। शिवसेना नेता जो हैं संजय राउत, वो 102 दिनों के बाद जेल से बाहर आए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से 102 दिन के बाद संजय राउत को जमानत मिली और इस तरह की कोई भी तथ्यात्मक बात या इस तरह का कोई भी तथ्य ईडी हाई कोर्ट में नहीं दे पाई या लोकल कोर्ट में नहीं दे पाई, जिससे कि संजय राउत की जमानत निरस्त होती। और वहां पर अगर जमानत मिलती है तो उसके बाद हाई कोर्ट में ताबड़तोड़ जल्दबाजी के अंदर ईडी पहुंचता है और ईडी के पहुंचने के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो सुनता जरूर है, सुनवाई का मौका देता है, लेकिन जमानत जो है वो बरकरार रखता है और संजय राउत जेल से बाहर आ जाते हैं। जेल से बाहर आके संजय राउत ने बहुत बड़ा हमला भी बोला बीजेपी की सरकार के ऊपर और एजेंसीज ने जिस तरह से उनको 102 दिन के लिए जेल के अंदर रखा और बिना किसी बेबुनियाद मुद्दे होते हैं। जब अगर जमानत मिलती है तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना बेबुनियाद था, लेकिन उन्होंने जेल से निकलने के बाद एक तरह से दहाड़ा है और ये कहा है कि वो ये 102 दिन भूलेंगे नहीं जो जेल में भेजा गया था उनको, और किस लिए भेजा गया उनको समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज़ 24 ने इसको डाला और लिखा है, जेल से निकलने के बाद बोले संजय राउत, लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, मुझे जेल क्यों भेजा गया अब तक पता नहीं है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि कैसे इस सरकार के दौर के अंदर अपने विरोधियों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है और उनकी लंबी लंबी सुनवाई इस तरह से की जाती है ताकि वो जेल में बहुत वक्त तक रह सकें। आवाज़ों को बंद करने के लिए इस तरह के अगर काम किए जा रहे हैं तो वाकई में ये चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि एक जो निरंतर सिस्टम चल रहा है विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, अगर वो आवाज़ दबती है तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। संजय राउत क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सुना देता हूं और आपको खुद समझ में आएगा कि ये बड़ा विषय है। विषय इसलिए बड़ा है कि एक व्यक्ति को 102 दिन तक जेल में रखा जाता है और जमानत उसको लोकल कोर्ट ही दे देता है। हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हाई कोर्ट में तो रुकवाने के लिए जाता है ईडी और वहां भी लताड़ पड़ती है और पूरे देश के अंदर एक खबर बन जाती है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। देख लीजिए आप संजय राउत क्या बोल रहे हैं। 2 दिन से भी ज्यादा जेल में काटे, मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरा क्या गुनाह है। डेमोक्रेसी में एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुझे जेल में क्यों भेजा गया मुझे अब तक पता नहीं। और हैरानी की बात यह है कि विपक्ष के नेताओं को जिस तरह संजय राउत कह रहे हैं कि वो 102 जेल के दिनों को नहीं भूल सकते हैं, जाहिर सी बात है कोई नहीं भूल सकता है। दिल्ली के दंगों के अंदर जिन लोगों ने दंगे भड़काने के लिए बयानबाजी करी, उनको सिक्योरिटी दे दी गई जो बीजेपी के पक्ष के थे, चाहे वो कपिल मिश्रा हो। और एक और बयानबाजी सुनी थी हमने अनुराग सिंह ठाकुर जी की, उनको और प्रमोट करके स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, उनका पद बढ़ा दिया गया। लेकिन जिन लोगों का दूसरी तरफ नाम था उनके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं,
और एक तरफ ही कार्रवाइयां हो ही नहीं रही हैं। यहाँ तक कि उमर खालिद जैसे लोग जो हैं और शर्जील इमाम जैसे लोग जो हैं ये 3-3 साल से जेल के अंदर बंद हैं। पूरा कोरोना काल उन्होंने जेल में निकाल दिया और इनको जमानत मिलकर बाहर का जो सूरज है इनको देखना नसीब नहीं हुआ आज़ादी के अंदर। ये बड़े विषय हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है संजय राउत को जिस तरह से जेल में रखा गया ये बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है। सवाल इसलिए खड़ा करता है कि वो वक्त था जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई जा रही थी, सरकार को बनाने के प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे। अब बीजेपी लाख मना करे, लेकिन खुद फडणवीस साहब ही कह चुके कि उनके एक कॉल के ऊपर एक विधायक का जो नाम लिया कि वो सीधे गुवाहाटी पहुंच गया और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो कौन क्यों कॉल कर रहे थे, ये बड़े सवाल हैं। दीपक शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि संजय राउत जो है वो उनके फिजिकल हेल्थ जो है वो कितनी ज्यादा खराब है पहले से, उसके बावजूद भी उनको जेल में डाला गया। आखिर क्या मंशा थी? दीपक शर्मा लिखते हैं, अदालत का कहना है कि शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी और उनके खिलाफ ईडी अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर सकी। सवाल है कि जिस 60 साल के आदमी की 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई हो और दिल में 6 स्टेंट डाले गए हों, उसे 3 महीने जेल में क्यों रखा? मतलब ये बड़ी टिप्पणी है जो दीपक शर्मा के ट्वीट से समझ में आता है कि अदालत ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी और कोई उनके खिलाफ जो है सबूत ईडी पेश नहीं कर पाया 3 महीने के अंदर। और उसके बाद भी ये हम कह रहे हैं कि बहुत निष्पक्षता से काम हो रहा है, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग और इस तरह के लोगों के भी जिनके ऊपर हेल्थ के इश्यूज चल रहा है। इससे पहले भी कई जगह पे देखा गया कि बहुत खराब हेल्थ में आ गए लोग और वो गिरफ्तार रहे हैं, वो जेल के अंदर बन रहा है। अब यह आज जानकारी मिलती है कि संजय राउत जो 60 साल के हैं उनको 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई है, 6 स्टेंट डले हुए हैं, 3 महीने जेल के अंदर रखा गया था। अगर कुछ होता उनको तो कौन जिम्मेदार होता? लेकिन अब बात दूसरी तरफ है कि अब संजय राउत जेल से बाहर हैं तो क्या महाराष्ट्र में होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस के हर एक नेता ने भी उनको बाहर आने की मुबारकबाद दी है, एनसीपी के नेताओं ने दी है। महाविकास आघाड़ी को एक तरह से यूनाइटेड देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी जो शिवसेना के विधायक पाला बदल के एकनाथ शिंदे जी के साथ गए थे उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, जो केस चल रहा है। ऐसे के अंदर क्या महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है? और संजय राउत का इस टाइम पर बाहर जाना क्या कुछ बता रहा है, ये आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के उनके विरोधी लोग हैं उनको चिंता बढ़ गई होगी। महाराष्ट्र के अंदर पारा बहुत ऊपर है और महाराष्ट्र में खास तौर के ऊपर जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो इस वक्त, मैंने अभी तक उनका कोई बयान नहीं सुना है, लेकिन वो जब बयान देंगे तो समझ में आएगा कि माहौल क्या है। और जब माहौल समझ में आएगा तो फिर शायद वो बात भी समझ में आने लगेगी क्यों बार बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है। और बीजेपी की और शिंदे गुट की भी लोगों का कहना है कि नहीं पट रही। आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ खुलासे होंगे इसका इंतजार मुझे भी है, आपको भी होगा। लेकिन बहुत जल्दी जिस तरह की तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो पता चलेगा कि क्या आखिर होने वाला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए 102 दिन तक भी जेल के अंदर रखा जाता है, सबूत पेश नहीं किए जाते हैं और फिर पड़ती है हाई कोर्ट की फटकार, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। लेकिन ये क्या हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रही हैं चीजें? ये आपसे भी सवाल है और आप भी दूसरों से सवाल जरूर पूछिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।